हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ठीक है, आज के क्लास में, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके जुडिशरी एपीओ साथ साथ अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्या? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन कहीं भी आपको डिफाइन नहीं किया गया है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी नहीं डिफाइन किया गया। अब आप ये पूछोगे भैया, जब कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया तो आप बताओगे कैसे, कैसे पढ़ोगे। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन हम देखते हैं और समझते हैं केसेस के द्वारा और लैंडमार्क जजमेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो आज हम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिकली होता है जब हम एक दूसरे से किसी टॉपिक पे कोई चीज एग्रीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैं तुमको 100 रुपया दूंगा तो मेरा ये काम कर देना। आपने कहा ठीक है, ठीक है, कर दूंगा। तो हम दोनों के बीच में क्या हुआ? कंसिडरेशन हुआ, एग्रीमेंट हो गया और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, अगर हम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सबसे पहले एक केस आता है, बहुत फेमस केस है, जिसका नाम है डटन वर्सेस पूली, LA। कब का केस है ये? तो 1677 का केस है। डटन वर्सेस पूली में हुआ क्या था? एक फादर थे, उनकी एक डॉटर थी और इनका एक सन था। मतलब एक पिता है, उनकी एक पुत्री है और एक पुत्र है। ठीक है, अब इनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है और ये अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे हैं। अब भैया शादी है लड़की की तो दान दहेज देना पड़ेगा, तो खर्चा ज़्यादा था। तो इनके पास घर था और गाड़ी थी। तो ये सोचें, घर गाड़ी को अगर हम बेच दें तो हम अपनी बेटी की शादी आराम से करा देंगे। लेकिन भाई ये जो लड़का था, इसको लगा कि भाई मेरी बहन की शादी हो रही है तो मेरा भी कुछ धर्म बनता है करने का। तो इस लड़के ने अपने पिता से कहा कि पापा, मैं आपको 10,000 पाउंड दे देता हूं, आप इसमें बहन की शादी इजीली करा देना आराम से। ये बात सुनकर पिता खुश हो गए, बहन भी खुश हो गई। ये दोनों मस्त चिल आउट कर रहे थे। जब शादी का टाइम आया, भाई नहीं पे कर पाया, यानी बेटा अपने बाप को 10,000 पाउंड नहीं पे कर पाया, जिसकी वजह से शादी कैंसिल हो गई। अब ये जो लड़की थी, ये कोर्ट में गई और अपने भाई को क्या की? शू कर दी। ठीक है, लड़के ने क्या किया, भाई ने क्या किया? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया और कहा कि जज साहब, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है वो किसके बीच में हुआ है? मेरे बीच में हुआ है और मेरे पिताजी के बीच में हुआ है। अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता ही यही है कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। क्या बोलता है? पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। यानी इसका मतलब ये होता है कि भैया अगर ए और बी मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए और बी मिलके आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, भले ये दोनों बात कर रहे हैं कि भैया हम ना एक काम करते हैं, सी बेचारा बहुत गरीब है तो सी को 60,000 रुपए की छोटी सी मदद करेंगे। सी को क्या करेंगे? 60,000 रुपए की छोटी सी मदद करेंगे। लेकिन ए फुलफिल नहीं कर पा रहा है ये कंडीशन, तो भैया सी जाके इनके ऊपर केस नहीं कर देगा कि भैया तुम तो बी से बोले थे कि 60,000 रुपया दोगे, मदद करोगे मेरी। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यही बताया गया है कि भैया
अगर दो पार्टी आपस में कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, भले उसका बेनिफिट थर्ड पर्सन को मिलेगा, तो वो थर्ड पर्सन आके केस नहीं कर सकता है। तो इस केस में यही कहा गया था कि भैया जो लड़का है वो अपने पिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। यहाँ देखिए, लड़का अपने पिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ये जो बेटी है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आ पाएंगी? क्या इनकी वजह से, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये बेचारी हार जाएंगी? लेकिन नहीं, इस केस में जजमेंट आया कि जो लड़की थी, इसका बेनिफिट होना जरूरी था इस केस में, इसलिए लड़का लायबल होगा इस केस में, उसे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। क्लियर? लेकिन इसी के बाद एक दूसरा केस आता है जो डटन वर्सेस पोली को रिवर्स कर देता है। केस का क्या नाम है? ट्विडल वर्सेस एटकिंस्टन। देखिए, कब का है? 1816। इसमें भी शादी का मैटर था। तो इसमें ऐसा था, मान लीजिए एक ए है और लड़की बी है, ठीक है। ए के फादर ने, बी के फादर ने आपस में मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? कि भैया ये जो लड़का है इसको हम कुछ पैसे देंगे, सम अमाउंट्स, ठीक है। लेकिन बी के पिता फेल हो जाते हैं, अमाउंट नहीं पे कर पाते हैं। तो लड़का क्या करता है, अपने ससुर को यानी फादर इन लॉ को यानी बी के पिता को सू कर देता है, ठीक है। बी के पिता को सू कर देता है कि भैया आप और मेरे पिताजी ने तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप लोग मुझे कुछ पैसे दोगे, काहे नहीं दे रहे हो पैसा, दो, हमको जरूरत है, ठीक है। फिर ये भाई साहब जो थे, फादर इन लॉ थे, इन्होंने एक एडवोकेट हायर किया और वो एडवोकेट बहुत अच्छा था, बहुत होशियार था, ठीक है। उसने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ था। तो वो क्या किया, बोला जज साहब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बिटवीन एज फादर और बीज फादर हुआ है, ठीक है। और यहां पे जो ए है भाई साहब, ये कौन है? थर्ड पार्टी। इनसे तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यही बताता है कि भैया जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही केवल एक दूसरे को सू कर सकते हैं, भले ही ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए हों ए के फायदे के लिए, थर्ड पर्सन के फायदे के लिए, लेकिन ये थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कभी भी सू नहीं कर सकता है क्योंकि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब यही होता है, भैया वही दोनों पार्टी आपस में सू कर सकेंगे जिसने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हो, ठीक है। ना कि वो थर्ड पार्टी सू कर सकेगा जिसके लिए किया गया होगा। क्लियर? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताया गया कि भैया वही दोनों पार्टी आपस में सू कर सकेंगे जिसने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हो। अगर ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, यानी ए के पिता ने और बी के पिता ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो भैया ये जो थर्ड पार्टी ए है वो कभी सू नहीं कर सकेगा। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं ट्विडल वर्सेस
एटकिंसटन के केस से ही प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की नींव डली गई थी। क्लियर? ये हुआ आपका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब हम देखेंगे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या देखेंगे? प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन होता क्या है? पहले तो कंसिडरेशन देख लेते हैं। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा भैया मैं तुमको 100 रुपया दूंगा, तुम मेरा वो काम कर देना। आपने कहा ठीक है कर देंगे। जब आपने कहा ठीक है कर देंगे और मैंने भी कहा कि मैं 100 रुपया दूंगा, क्लियर? हम लोग के बीच में हो गया कंसिडरेशन। क्लियर? समझ में आया? चलिए इसको थोड़ा और सिंपल करके एक केस के तहत देखते हैं कि उस केस में हुआ क्या था। अगर हम केस की बात करें तो बहुत फेमस केस है चिनैया वर्सेस रमैया। इस केस में क्या हुआ था? एक लेडी थी, इनकी एक डॉटर है, ठीक है, और इस लेडी की एक सिस्टर है। ठीक है, ये तीन पार्टी है, लेडी, इनकी डॉटर यानी इनकी सिस्टर, और इस डॉटर की यानी क्या लगेंगी? ये मासी। ठीक है, केस में हुआ क्या था? ये जो लेडी थी ये अपने डॉटर को सारी प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी दे दी। प्रॉपर्टी देते समय अपने डॉटर से प्रॉमिस कराया, क्या? कंसिडरेशन कराया। कैसा कंसिडरेशन कराया? कि बेटी ये जो प्रॉपर्टी मैं तुमको दे रही हूं इसमें से मंथली मंथली तुम थोड़े अमाउंट अपने मौसी को दोगी। किसको दोगी? मासी को दोगी अपने। लेकिन भैया ये जो बेटी हैं वो फेल कर गई, फिर अपने मौसी को कोई भी अमाउंट नहीं दिया। अब इस केस में क्या हुआ? ये जो मौसी थी वो चली गई कोर्ट और इनको सू कर दी। ठीक है, कोर्ट गई और इनको सू कर दी। बोली जज साहब मेरी बहन थी, मेरी बहन ने इनको सारी प्रॉपर्टी दी अपनी बेटी समझकर, यानी बेटी ही थी, बेटी समझकर क्या, अपनी बेटी को सारी प्रॉपर्टी दी, लेकिन इनसे कंसिडरेशन इन लोग के बीच में हुआ था कि ये भैया मंथली थोड़े थोड़े अमाउंट मुझे देंगी। ठीक है, जज साहब कहे हाँ हाँ बात ठीक है, सही है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? तो ये कहीं डॉक्टर साहब, सॉरी जज साहब, पहली बात तो ये प्रॉपर्टी मेरी मम्मी की, मेहनत मेरी, मैं इनको क्यों दूं? और दूसरी बात अगर केस की बात हो रही है तो मैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन यूज कर ले रही हूं। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में होता क्या है? तो भैया जिसके साथ कंसिडरेशन होता है, जिसके साथ कंसिडरेशन होता है वही सू करता है, वही सू कर सकेगा। इन्होंने बोला कि जज साहब मेरे और मासी के बीच में तो कोई कंसिडरेशन हुआ ही नहीं, तो भैया प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन हमको मिलता है, क्योंकि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन यही बोलता है जिसके जिसके बीच में कंसिडरेशन हुआ रहेगा वही एक दूसरे को सू कर सकेगा। तो जज साहब कहें बेटा तुम कहां से आई हो, क्योंकि ये है इंडिया, और इंडिया में पहली बात तो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अप्लाई नहीं है, नॉट अप्लाई। ठीक है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में अप्लाई नहीं होता है, ये याद कर लीजिए आप लोग। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करता है लेकिन प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बात मानी जाए, तुम्हारी बात सुनी जाए, तो तुमको क्या करना चाहिए था? सेक्शन
2D कॉन्ट्रैक्ट का देख के आना चाहिए था। उसमें साफ साफ लिखा है when at the desire of the promisor the promisee or any other person ठीक है। उन्होंने कहा ये जो एनी अदर पर्सन था बेटा, आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए था। ये एनी अदर पर्सन क्यों लिखा गया है, ये यही बताता है कि भैया अगर कोई प्रॉमिसर प्रॉमिसी आपस में कोई कंसिडरेशन किए हैं, ठीक है, या कोई और अदर पर्सन भी आपस में कंसिडरेशन किया है, तो इनका ये जो प्रॉमिस होता है, ये प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में जो प्रॉमिस हुआ है, ठीक है, ये उसका लाभ ये उठा सकते हैं। ये जो एनी अदर पर्सन है यानी थर्ड पर्सन है, तो अगर प्रॉमिस हो गया है तो ये थर्ड पर्सन भी उसका लुत्फ उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि लेडी हैं, इनकी सिस्टर है और इनकी डॉटर है, ठीक है। अगर लेडी और डॉटर के बीच में, मतलब माँ बेटी के बीच में कंसिडरेशन हो गया है कि इनको पैसे देने हैं, तो ठीक है, तो ये जो सिस्टर है, ये इस लेडी की और इस डॉटर की जो मासी है वो क्या है, एनी अदर पर्सन है, ठीक है। क्या बोला गया है कि एनी अदर पर्सन के भी टाइम पे प्रॉमिस माना जाएगा, ठीक है, और वो प्रॉमिस क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है तो भैया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं फुलफिल करोगे तो आप लाइबल होगे। तो इस केस में कोर्ट ने यही कहा है। पहली बात तो इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन लागू नहीं किया जाता है, और सेक्शन 2D आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें पता है कि अगर कोई और पर्सन भी है और प्रॉमिसर प्रॉमिसी के बीच में कंसिडरेशन हो गया है थर्ड पर्सन के लिए भी, तो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए।